नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम आपकी अंग्रेजी की फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका 8वां चैप्टर आगे पढ़ेंगे। उसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और इस तीसरे वीडियो के साथ आज हम लेसन को पूरा करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए डिस्प्ले करूँगा मैं। तो ठीक है, चलते हैं टेक्स्ट पर। इस चैप्टर के कुछ 4 भाग थे तो 3 भाग हमने पूरे कर दिए। तो इसमें लास्ट में जब हमने तीसरा भाग पूरा किया तो पढ़ रहे थे, जिससे आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब लेखक उस ऑटर को अपने जो है वो स्थान पर यानी अपने घर लंदन में लाना चाहता है तो हवाई जहाज़ में जब लेकर आता है तो कहाँ किस प्रकार से वहाँ पर वो एक डिब्बे में से निकल कर भाग जाता है और कितनी अव्यवस्था उसमें हो जाती है। ये सब चीज़ें अपने उस वीडियो में पढ़ी थी। और दोनों वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके दोनों के लिंक जो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़ें, वो पूरा चैप्टर पढ़ें। ठीक है, तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से हमारा चौथा पार्ट इसका शुरू होता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, तो चौथे चैप्टर में हम यहाँ इसको शुरू करते हैं कि एक बहुत ही घटनापूर्ण जो यात्रा पूरी होने के बाद, इवेंटफुल यानी चूँकि उनकी यात्रा जो है काफ़ी रोमांच करने वाली रही, उनको किस प्रकार से उसको लाया गया जब वहाँ पर विमान में, और विमान में शुरू होने से पहले ही घर में भी उसने काफ़ी उछल कूद की थी। तो वो सब उस यात्रा को पूर्ण होने के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, तो वो दोनों मैक्सवेल और उसका जो ऑटर था वो दोनों यानी वुडबिलाव जो है वो दोनों वहाँ पर जो है वो लंदन पहुंच चुके थे। वेयर ही एज ए फ्लैट, जहाँ पर उसका घर था मैक्सवेल का। तो यहाँ से देखते हैं कि मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। तो लेखक ये बताते हैं कि मिज यानी जो ऑटर का नाम है मिज, यहाँ पर वो हमने पढ़ाई है शुरू में, तो कि हम जो है वो दोनों लंदन में वहाँ पर 1 महीने तक ठहरे, वहाँ रुके। एंड ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। तो क्या है कि वो वहाँ पर रोज़ाना जो है वो घंटों तक कुछ विशेष खिलौनों के साथ खेलता। तो उसके खिलौने कौन से थे, जैसे पिंग पोंग बॉल्स जो उछलने वाली बॉल होती है, वो मार्बल्स यानी जो कंचे होते हैं, रबर फ्रूट्स या जो रबर के जो खिलौने होते हैं जो बने होते हैं, एंड टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। तो लेखक ये बताते हैं कि ये जो कुछ खिलौने उसके थे विशेष प्रकार के, उनके साथ खेलता। या यहाँ पर टेरापिन जो शेल का मतलब यहाँ पर होता है कवच, टेरापिन यानी वहाँ का जो कछुआ होता है उसका शेल यानी उस कछुए का जो शेल होता है, कवच होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वो वहाँ से लाया था वो। तो ये बता रहा है लेखक कि आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। तो नेटाइव का मतलब है जहाँ से मार्सेस दलदल से, इराक के बसरा से, जहाँ से उसको ऑटर को लाया था, वहाँ से ये जो कछुए का जो कवच है वो भी साथ में लेके आया था, उसके साथ वो खेलता रहता। विद द पिंग पोंग बॉल्स ही इन्वेंटेड a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। तो लेखक ये बताते हैं कि ये जो पिंग पोंग बॉल थी, उछलने वाली जो बॉल होती है, उसके साथ उसने एक बहुत ही अपने अलग तरीके का गेम यानी एक खेल विकसित कर लिया। या इन्वेंटेड का मतलब उसने एक नए प्रकार से उसको खोज कर ली खेल की, जिसमें वो एंग्रोस्ड का मतलब है कि लगभग रोजाना जो आधे घंटे तक तो उसमें व्यस्त रहता था वो एक उसी खेल में। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू लंदन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम। तो लेखक ये कहते हैं कि एक सूटकेस था जो जब लेखक इराक गया था तो वहाँ साथ में ले गया था, तो वो रास्ते में क्या हो गया था, यात्रा में डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, टूट गया था। सो दैट द लिड, और वो इस प्रकार टूट गया कि उसका ढक्कन जो था, लिड जो था, व्हेन क्लोज्ड कि जब बंद कर दिया जाता तो भी रिमेंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, कि एक सिरे से वो उठा हुआ रहता था, यानी स्लोप बन जाता था, उसमें एक ढलान बन जाती थी कि एक सिरे से वो ऊंचा रह जाता और एक सिरे से जो दब जाता था। इस प्रकार से उसमें एक स्लोप बन जाता, ढलान बन जाती। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो
फिर क्या करता कि मिस डिस्कवर्ड दैट, तो मिस को ये पता लग गया, या डिस्कवर यानी उसने इस बात की खोज कर ली, दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, कि यदि वो एक बॉल जो पिंग पोंग बॉल है लुढ़कने वाली, वो उसको यदि उस ऊंचे सिरे पर उस सूटकेस पर रख देता है, इट वुड रन डाउन लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो बॉल वहाँ से ऊंचाई से लुढ़क करके और सूटकेस के दूसरे सिरे तक आ जाएगी, एंड ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्ब्यूस इट्स अराइवल, और फिर वो क्या करता, वहाँ पर बॉल को रख करके और डैश यानी भाग करके, जल्दी से बहुत ही क्विकली भाग करके जो दूसरे सिरे तक जाता। तो एम्बिस का मतलब होता है घात लगा करके आक्रमण करना, तो वो उसको वहाँ पर जा करके जहाँ पर बॉल जो गिरने वाली होती थी, अरावल यानी पहुँचती थी, हाइड फ्रॉम इट, वहाँ से पहले उससे छुपता, एंड क्राउचिंग, और बिल्कुल सिकुड़ करके बैठ जाता। क्राउचिंग का मतलब होता है जैसे शिकारी जानवर जब शिकार करते हैं तो पहले एकदम सिकुड़ कर बैठ जाते हैं, फिर अचानक उछलते हैं, तो इस प्रकार सिकुड़ करके बैठ करके टू स्प्रिंग अप, और फिर अचानक उछलता, एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और बहुत ही आश्चर्य में उसको पकड़ता, ग्रैब इट यानी उसको थाम लेता, पकड़ लेता, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, झपट लेना, एंड ट्रोट ऑफ विद इट, और फिर बड़े गर्व के साथ, ट्रोट ऑफ का मतलब है गर्व के साथ चलना, टू द हाई एंड वंस मोर, और एक बार फिर उसी ऊंचाई पर उसको लेकर के जाता। इस प्रकार उसका खेल बन गया ये, यानी वो बॉल को क्या करता, उस सूटकेस की ऊंचाई पर ले जा करके छोड़ता, और फिर जब लुढ़कने लगती तो बहुत तेज़ी से झपट करके वो सूटकेस के नीचे वाले सिरे तक जाता, जहाँ तक बॉल पहुँचती उससे पहले ही वो क्या गिरने से पहले उस पर एक प्रकार से आक्रमण करता और उसको झपट लेता, और फिर उसको लगता कि जैसे वो जीत गया है। तो इस प्रकार से वो लगभग आधे घंटे रोजाना इसी खेल में व्यस्त रहता। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आई exercised him on a lead previously as if he had been a dog। तो घर के बाहर लेखक ये बताते हैं कि आई एक्सरसाइज्ड, कि उसको मैं ले जाता था, अभ्यास कराता था, जैसे कि प्रीवियसली पहले जैसे कुत्ते को ले जाता था वैसे ही, क्योंकि लेखक के पास पहले कुत्ता था, वो मर जाता तो उसको पहले ले जाता था, वो उसी प्रकार उसको भी बाहर ले जाता। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। तो मिज ने क्या किया, यानी वो जो ओटर था, वुडविलाव था, उसने क्या किया, बहुत जल्दी ऐसी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स यानी कुछ विशेष आदतें उसने जो है वो ऐसी विकसित कर ली कि जब वो लंदन की गलियों में चलता तो अपनी कुछ विशेष आदतें उसने विकसित कर ली, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि रिचुअल्स यानी बच्चों की कुछ आदतें होती है, जैसे बच्चे जब सड़क पर चलते हैं या गली में चलते हैं तो वो सीधे चलने के बजाय वो कुछ अपने विशेष तरीके से ही चलते हैं, कभी किसी चीज़ को ठोकर मारेंगे, कभी कोई चीज़ ऊंची दिखेगी तो उस पर चढ़ जाएंगे, कभी कोई चीज़ यदि थामने वाली तो उसको पकड़ लेंगे। इस प्रकार से बच्चे जो है जैसे उछल कूद करके चलते हैं, तो उसने भी अपनी इस ऐसी आदतें कुछ बना ली। Who on their way to the end from the school must place their feet squarely on the center of the each of the paving block। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो जैसे बच्चों की आदतें होती है कि सड़क पर जो पत्थर लगे होते हैं तो वो बिल्कुल क्या करते हैं कि उन पत्थरों के बीच में, स्क्वायरली यानी चौकोर जो पत्थर लगे होते हैं उनके बिल्कुल बीच में पग रखते हैं, पेविंग ब्लॉक्स यानी जो पत्थर के ब्लॉक लगे होते हैं उनके बीच में पैर रखते हैं, या फिर मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, या जो कोई रेलिंग यदि सड़क पर बनी हुई है तो उसके जो हर 7वें सिरे को पकड़ते हैं, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी 2nd लैम्प पोस्ट, और जो वहाँ पर लैम्प पोस्ट लगी होती है उनके एक के आगे से निकलेंगे, दूसरे के पीछे से निकलेंगे। इस प्रकार से वो जब अपना एक पैटर्न बना लेते हैं, यानी जब वो चलेंगे तो उसमें भी एक उनका एक खेल बन जाता है। तो इस प्रकार वो भी जो अपने कुछ मिज ने भी ऐसी आदतें बना ली। एंड ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। तो लेखक ये बताते हैं कि ऑपोजिट यानी सामने, तो कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने, फ्लैट के सामने, वहाँ पर एक स्टोरी का यानी दूसरी मंजिल नहीं थी, उसमें एक प्राइमरी विद्यालय था, एक प्राथमिक विद्यालय था उसके घर के सामने। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज, और उस विद्यालय के आगे जो है सड़क पर फ्रंटेज यानी सामने जो है उसके रैन ए लो वॉल
सम ऑफ 2 फीट, तो छोटी छोटी दीवार थी, कम ऊंचाई की, लगभग 2 फीट हाइट की थी, 2 फुट ऊंचाई की दीवार थी। ऑन हिज वे होम, तो जब मिज घर आता तो मेरे साथ, यानी बाहर से घूम करके जब घर आता, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, तो बट नेवर ऑन हिज वे आउट, यानी वो जब बाहर जाता, जब मेरे साथ वापस आता, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, तो वो क्या करता, खींच करके, टग करके मतलब खींच करके मेरे को उस दीवार के पास ले जाता, जंप ऑन टू इट, और उस पर उछल करके चढ़ जाता, क्योंकि दीवार जो वो नीची थी, 2 फीट की थी लगभग, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और 30 यार्ड्स की जो इसकी दीवार थी लंबी, उसको गैलप यानी भाग करके, तेजी से दौड़ करके पूरा कर लेता। तो टू द होपलेस डिस्टेशन बोथ ऑफ द पीपल्स एंड स्टाफ विद इन, तो इससे क्या होता, वो जो डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया, उनको परेशानी होती, बच्चों को, वहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते थे या जो स्टाफ थे, वो भी जो असहाय हो जाते, इससे कुछ न कुछ उनको जो है वो उनका ध्यान भंग हो जाता है इससे। तो लेकिन उसका जो ये रोजाना का काम था कि जब भी बाहर से आता तो उस दीवार पर चल के आता, सड़क पर चल करके घर नहीं आता। फिर आगे ये बताते हैं इसमें कि इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ऑटर, तो लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूँ, आई सपोज, कि शायद ऐसा नहीं होगा कि इन एनी स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंदन, की लंदन का लगभग हर व्यक्ति जो है वो वहाँ रहने वाला शायद ही कोई जो है वो ऑटर को पहचानता होगा, यानी उन्होंने ऊद बिलाव शायद किसी ने देखा होगा, बट द वेराइटी ऑफ द गैसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी कैम एज ए सरप्राइज टू मी। तो इस कारण से क्या होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ओटर या ऊद बिलाव बहुत नहीं देखे थे, तो वो क्या करते, वैरायटी ऑफ गैसेस, यानी उसको देख करके अनेक प्रकार के अनुमान लगाए जाते थे वो, कि ये क्या जानवर है। वैरायटी ऑफ गैसेस का मतलब बहुत सारे अनुमान लगाते हैं कि क्या किस प्रकार का जानवर है, और काफ़ी आश्चर्य से उसको देखते, और मेरी तरफ भी देखते कि क्या जानवर पाल रखा है आपने। ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स, तो ऑटर जो होते हैं, तो वो जो जीव विज्ञान है उसमें एक विशेष प्रकार के कंपेरेटिवली स्मॉल, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी एक छोटा समूह जानवरों का, जिसको मस्टेलिन्स कहते हैं, उस समूह में आते हैं ओटर जो प्रजाति के जितने भी जानवर हैं, शेयर्ड बाय बैजर, जिसमें और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, यानी जिस प्रजाति में ओटर को या ऊद बिलाव को गिना जाता है या माना जाता है, मस्टेलिन कहते हैं उसको, और उसमें कुछ और जानवर जो होते हैं, जैसे बैजर होता है, ठीक है, तो ये बैजर भी एक जानवर होता है जो मोंगूज या नेवले की तरह ही होते हैं, ऊंचाई में कम होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं इनके, या विजल या स्टोट, मिंक और अदर्स, कुछ ऐसे जानवर जो देखने में एक जैसे ही होते हैं ये। I faced a continuous barrage of conjectural questions, तो लेखक ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो, या मुझे सामना करना पड़ता बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, यानी एक प्रश्नों की एक पूरी सीरीज या एक जड़ी सी मुझ पर लग जाती थी। कंजेक्चुरल का मतलब लगातार ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे लगातार पूछे जाते, उनकी एक सीरीज सी बन जाती, दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन्स बट ओटर, लेकिन वो क्या है कि मस्टेलिन प्रजाति में जितने और जानवर आते हैं, बैजर, मोंगूज वगैरह, वो सब के उनके नाम गिनाते, लेकिन कभी वो ओटर का नाम नहीं लेते थे, ठीक है, यानी वो उसको ऊद बिलाव नहीं कहते, बाकी सारे कुछ भी कह सकते थे, जैसे बैजर होता है, बिजू नामक जानवर जो होता है, मोंगूज, नेवला, वो सब गिनाते, लेकिन वो कोई ओटर नहीं बुलाता था उसको। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन ए बेबी सीड, और कुछ अनुमान तो ऐसे कई लगा देते, वो क्या बोलते कि क्या ये कोई सील मछली का बच्चा है या फिर स्क्विरल यानी कोई गिलारी है। इज दैट ए वॉलरस मिस्टर, कि क्या ये वॉलरस है, तो वॉलरस भी एक इस प्रकार का पानी वाला जानवर होता है जिसके पैर नहीं होते लेकिन ऑटर के पैर होते हैं। एंड रिड्यूस्ड मी टू द गीगल, और ये सब सुन करके मैं जो है वो खिलखिला करके हंसता, गीगल का मतलब होता है कि खिलखिला करके हंस पाता थोड़ा। एंड outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a beaver cub,
और लेपर्ड वन। तो एक बार एक कोई आउटसाइड द डॉग शो, एक कुत्तों का जो कोई शो था जहाँ पर कुत्तों को रखा गया प्रदर्शन के लिए, तो वहाँ पर किसी ने उसको कहा कि क्या ये हिप्पो हो सकता है या फिर एक बीवर हो सकता है या बीवर का बच्चा हो सकता है, लेपर्ड या तेंदुआ वन। अपेरेंटली और निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, कि जो है वो इसका पूरा ही उन्होंने जो है वो नाम ही बदल दिया था। एंड ब्रॉन्ट शॉर, तो उन्होंने इसका नाम ये बताया कुछ, एंड विच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। तो लेकिन बात ये थी कि इसको कोई ऊदबिलाव नहीं कहता था, ओटर नहीं कहता था, बाकी सब कुछ कहने के लिए तैयार थे। कोई कुछ अनुमान लगाता, कोई कुछ अनुमान, लेकिन कोई भी उसको मिज यानी ओटर नहीं कहते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन जो सबसे मज़ेदार प्रश्न, जो मुझे मानना चाहिए कि जो हालांकि बहुत लोगों ने पूछा कि ये क्या है, अलग अलग लोगों ने अनुमान लगाए, लेकिन सबसे मज़ेदार जो बात मैं बताऊंगा आपको कि वो जो पूछी वो थी एक लेबरर यानी एक मजदूर जो डिगिंग यानी जो एक सड़क पर जो कोई छेद गड्ढा खोद रहा था, होल यानी कोई पाइप वगैरह लगाने के लिए जैसे गड्ढे खोदते तो वो गड्ढा खोद रहा था। तो उसने मुझसे पूछी, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम। तो क्या है कि जब मैं और मिज यानी लेखक और दोनों जब आ रहे थे सड़क पर, तो मिज भाग करके वहाँ पहले पहुँच गया और लेखक बाद में वहाँ पहुँचे। व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल, तो उसने क्या किया, अपने जो है वो टूल्स यानी सारे जो उसके औजार होते हैं जो खुदाई करने वाले, वो उसने छोड़ दिए और पुट हिज हैंड्स ऑन हिज और हिप्स, और अपने जो हाथ है उसने अपने कूल्हों पर रख लिए। एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरने लगा गौर से कि ये क्या जानवर है। स्टेयर यानी घूरना, लगातार टकटकी लगा करके देखना। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने उसके जो अभिव्यक्ति देखी कि काफ़ी आश्चर्य में था वो। एंड अफ्रंट, और काफ़ी जो है वो ऐसे लग रहा था कि इसके प्रति जो है वो ऐसे डरावना भी नहीं था, यानी वो चाहता था कि ये जानवर जो उसको स्नेह से उसको देख रहा था। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, और वो ये चाहता था कि दो ही वुड हैव मी नो, यानी वो मुझसे नाम तो जानना चाहता था इसका, दैट ही वॉज नॉट अपॉन, कि लेकिन मैं उसका कोई मजाक नहीं करूं और मैं उसका सही सही नाम बताऊं उसका। एंड आई कैम एब्रेस्ट टू हिम, तो मैं जब उसके बराबर पहुंचा, एब्रेस्ट मतलब उसके बराबर पहुंचा, स्पैट, तो उसने ज़मीन पर थूका। एंड ग्लेड, और घूर करके मुझसे पूछा। एंड देन ग्लोड आउट, और फिर ग्रोल्ड आउट, और फिर गुर्रा करके या जोर से उसने पूछा, हियर मिस्टर, की मिस्टर क्या है ये, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, कि ये क्या जानवर हो सकता है। उसने बड़ी अलग तरीके से उसने पूछा, यानी पहले ज़मीन पर थूका, फिर घूर करके और कुछ गुर्रा करके उसने पूछा कि ये क्या है, क्या जानवर है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी किस प्रकार से लेखक एक जानवर को, पेट एनिमल को पालने के लिए लेकर आता है और उसके साथ कैसे कैसे यात्रा में क्या बीतता है और उसको घर में रखने में उसको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये सब बहुत ही मज़ेदार बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो ये 3 वीडियो में मैंने इसको पूरा किया था। आप लाइन बाय लाइन जो है उसकी ट्रांसलेशन सुना करें और बार बार सुनेंगे तो आपको इसका टेक्स्ट भी लर्न होगा और मेरे जितने हाईलाइट की हुई मीनिंग है वो भी आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए डिस्प्लेस करता हूँ। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है जो NCERT ने जारी किए हैं। तो इसमें जो चैप्टर के दौरान जो पेज नंबर 106 पर जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर है। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जब अपनी कॉपी में नोट करें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हैं, आप लर्न भी इनको आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न करें उससे पहले जो चैप्टर आपके बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए होने चाहिए, उसको 2-3 बार वीडियो का आप गौर से सुना करो। तो जब भी आपके पास वक्त हो आप उसको, आपके पास मोबाइल है तो आप जो उसको प्ले करके देख सकते हो, कई बार उसको देखा करो ताकि आपको अच्छी तरह चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है जो चैप्टर के दौरान भी काफ़ी दे रखे थे। तो ये अलग अलग भाग में उसके जो चैप्टर की क्वेश्चन दिए हुए हैं।
तो ये आप वीडियो पॉज करके और आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें। और ये पेज नंबर 110 के क्वेश्चन आंसर है। कुछ क्वेश्चन जो वो ऐसे टाइप भी है, बड़े क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बड़े हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर ये जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर के जो अंत में होते हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं, उनके आंसर है ये। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें। तो ये लगभग इतने 4 क्वेश्चन है इसमें जो टेक्स्ट के अंत में दिए हुए। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट किया करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।